भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो ये जान लेना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को यदि आप समझ लेते हैं ठीक से तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधा ज्ञान आपको वहीं से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 10 विशेषताएं दी गई हैं। पहला, विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अभी स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेबर इंसेंटिव इकोनॉमी है। सेवा क्षेत्र का वर्चस्व, सर्विस सेक्टर डोमिनेंस इकोनॉमी है। उच्च जनसंख्या, हाई पॉपुलेशन, यहाँ पे श्रम बल बहुत अत्यधिक है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार भी हैं। असमानता भी यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है। कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, जबकि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं होता है। नियोजित विकास, प्लान्ड इकोनॉमी, हमारा स्वतंत्रता के समय से ही हम नियोजित विकास करते आ रहे हैं। योजना आयोग पहले करता था नियोजित विकास, अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया है, वो नियोजित विकास को अमली जमा पहनाता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव पड़ा 1991 में, जब वैश्वीकरण उदारीकरण का पॉलिसी लाया गया था, तो तब से सारी पॉलिसी चेंज हो गई देश दुनिया की, और कोई भी देश किसी भी दूसरे देश में जाकर के अपना आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। नवाचार और स्टार्टअप्स वर्तमान में बहुत तेजी से पैर फैला रहा है। तो इसको हम अब वन बाय वन, ये 10 उसके फीचर्स हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो ये 10 को हम इन डिटेल देखेंगे वन बाय वन, थोड़ा समझने के लिए। विकासशील अर्थव्यवस्था है, हमने शुरू में बताया कि विकासशील अर्थव्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी अर्थव्यवस्था में मानव विकास सूचकांक के मामले में हम बहुत नीचे हैं, और 2023 के अकॉर्डिंग एसडीआई में भारत का स्थान 134वां है, जो कि बहुत बुरा हालत है। अर्थात यहाँ पे स्वास्थ्य की मामले में लोगों की जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं ठीक है, जीवन प्रत्याशा नहीं ठीक है, शिक्षा की क्वालिटी बहुत खराब है। तो इसलिए हम विकासशील अर्थव्यवस्था में है। गरीबी दर 2022 के अनुसार 10% है, जो कि अभी तो कम है। नीति आयोग जो कि सरकारी एजेंसी है, प्राइवेट के हिसाब से, प्राइवेट एजेंसियों के हिसाब से 30 से 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो नीति आयोग ने कहा, एक मल्टीपल एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि गरीबी कई तरह से नीचे है, और बहुत सारे लोग गरीब हैं, और ये 10 पॉइंट इशू करती है। जीवन प्रत्याशा, जल की आपूर्ति है कि नहीं व्यक्ति को, भोजन की आपूर्ति है कि नहीं व्यक्ति को, स्वास्थ्य सुविधा, गैस सिलेंडर उसको उपलब्ध है कि नहीं, ऐसे 10 पॉइंट इसने बनाया। मैंने एमपीआई पे एक वीडियो बनाया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो उसको देखेंगे तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के अनुसार 1,96,700 है। दिखने में लग रहा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एवरेज है। एवरेज हमेशा गलत होता है। एवरेज का मतलब हम सारे व्यक्तियों के आय जोड़ लिए और जनसंख्या से भाग दे दिए, तो वो तो अमीर के भी आमदनी को जोड़ लिया, गरीब के भी जोड़ लिया, भाग दे दिया, तो ये तो ज्यादा आएगा ही। बहुत सारे लोगों के पास तो 10,000 भी नहीं होगा साल का, पता नहीं कितना होगा। तो वैसे $2,000 प्रति व्यक्ति आय इंडिया में है, डॉलर, जबकि डेवलप्ड कंट्री में अमेरिका वगैरह में ये $50,000 से ऊपर होता है। 1,50,000, $1.5 लाख से ऊपर होता है। तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। तो इसलिए हम डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, हमें बहुत कुछ करना है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी अर्थव्यवस्था, लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और जीडीपी में इसका योगदान 18% है। तो 18% से मतलब नहीं है, इसका उत्पादन और बढ़ाने की जरूरत है। 18% से तो कम हो सकता है, क्योंकि हमें द्वितीयक सेक्टर, निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना है, उसको ज्यादा विकास करना है अभी, और विकास इसका भी करना है। लेकिन इसका जीडीपी में शेयर कम होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का शेयर ज्यादा रखना है, और वो ज्यादा तब होगा जब हम उसमें बड़ा काम करेंगे। कृषि उत्पादन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध, दाल, कपास का उत्पादक है। तो कृषि के मामले में भी हम भारत में कुछ उत्पादों के मामले में बहुत आगे हैं।
लेकिन अभी और उत्पादन करने की जरूरत है, क्योंकि अन्न खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में हमारा उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ही कम है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है और उसको लोगों के हित में लागू करती है। निजी क्षेत्र लाभ के लिए काम करता है और उत्पादन बढ़ाता है, रोजगार देता है और अच्छा काम करता है। सरकारी क्षेत्र रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकारी क्षेत्र संभालता है। और निजी क्षेत्र आईटी, ई कॉमर्स, निर्माण। आजकल तो निजी क्षेत्र हर कुछ एक 4-5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को छोड़ दिया जाए, क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है जो उत्पादन कर रहा है सरकार के साथ साथ। वो भी जैसे स्वास्थ्य के मामले में सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। स्कूल और कॉलेज के मामले में सरकारी स्कूल कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटीज भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं। तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। सरकार का काम होता है, सरकारी क्षेत्र का काम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में काम करें, उनके कल्याण को बढ़ाएं। उनको वो सरकार एक ऐसा क्षेत्र है, सरकार एक ऐसी इकाई है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो लोक हित के लिए काम करती है। जबकि निजी क्षेत्र हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसका लोक हित का कोई इरादा नहीं रहता है। सरकार और बाजार दोनों मिलकर संसाधनों का आवंटन करते हैं। सरकार और बाजार दोनों मिलकर संसाधनों का आवंटन करते हैं। मेरे हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 एस जो है, ये हमेशा गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए। गवर्नमेंट को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। शिक्षा, जो कि गरीबों को शिक्षा प्राइवेट में नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट की फीस इतनी होती है कि गरीब वहां नहीं पढ़ा सकता है, मजदूर वहां नहीं पढ़ा सकता है। तो शिक्षा को गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए और अपने हाथ में रखना चाहिए। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधा। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको कम कीमत पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए और हो सके तो फ्री स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि उसको तत्काल इलाज मिल सके। तो स्वास्थ्य सुविधा हमेशा गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा सुरक्षा को गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए, जो कि रखी हुई है। और हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो ये तीसरी विशेषता थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथी विशेषता है श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है। लेबर इंसेंटिव इकोनॉमी है। यहाँ पे चूंकि कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उत्पादन भी हम श्रम की संख्या ज्यादा लगा कर करते हैं, मशीन की संख्या कम लगाते हैं। और इससे ठीक भी है, क्योंकि लोगों को बेरोजगारी घटेगी और उनके हाथ में पैसे जाएंगे तो मार्केट में डिमांड भी करेंगे। तो श्रम शक्ति की भागीदारी 53% है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, लगभग 10% श्रमिक ही संगठित क्षेत्र में है। तो इनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और संगठित क्षेत्र को और का दायरा और बढ़ाना चाहिए। कौशल विकास की जरूरत है ताकि उत्पादन बढ़े। स्किल डेवलपमेंट पे हालांकि काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, बट अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं कहीं स्किल में स्किल्ड नहीं आ रहा है। तो स्किल्ड में स्किल नहीं आ रहा है, तो इसलिए स्किल का विकास हो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिले और काम मिले। तो श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट सेवा क्षेत्र का वर्चस्व है। सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करने वाला हमारे देश का क्षेत्र है और यह भारतीय जीडीपी में 54% का योगदान कर रहा है वर्तमान में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आईटी और बीपीओ उद्योग भारत के अग्रणी है। निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सब बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है आईटी का निर्यात। आईटी सेवा का निर्यात 180 अरब डॉलर का 2023 में किया गया। तो सेवा क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था का ये बहुत बड़ा पहचान भी है सेवा क्षेत्र। उच्च जनसंख्या, हाई पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या 142 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें सांख्यिकीय लाभांश भारत को प्राप्त है। और कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, जो 15 से 60 के नीचे के आयु के लोग होते हैं, उनकी संख्या 65% है इसमें, 142 करोड़ में। तो इसका मतलब कि लगभग 70-80 करोड़ तो हो ही जाएगा। 70-80 करोड़ हमारे पास कार्यबल है, जो उत्पादन के लिए और मांग वृद्धि के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये इसका हमें लाभ उठाना चाहिए।
और ये बहुत बड़ी विशेषता है उच्च जनसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्था की। श्रम बल उसके पास है। असमानता, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है हमारी अर्थव्यवस्था में। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। इससे इस डेटा से पता चलता है गिनी गुणांक से, जिसमें 35.7 यानी कि लगभग 36 गिनी गुणांक जो पॉइंट है वो 36 है, जो ये बताता है कि बहुत अधिक असमानता है। लगभग 50% लोगों के पास 50% लोगों के पास 97% संपत्ति होल्ड है। तो ये बहुत बड़ा असमानता है। और 50% लोग मात्र 2 से 3% संपत्ति में काम चला रहे हैं। ग्रामीण बनाम शहरी आय में बड़ा अंतर है। गांवों में रोजगार का अवसर नहीं है, और जो भी रोजगार है वो उसकी जो इनकम है वो बहुत कम है। शहरों में उसकी तुलना में बहुत ज्यादा इनकम है। आर्थिक योजनाओं के बावजूद असमानता बनी हुई है। तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका धरातल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। नियोजित विकास, प्लान्ड इकोनॉमी है हमारी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय से ही 1991 से ही पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। अब नीति आयोग उसके स्थान पे आ गया है, जो विकास के लिए नीतियां बनाता है। और सतत विकास का लक्ष्य को अपनाया गया है, जिसमें हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ाएंगे। वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा है, जिसमें तमाम विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आई हैं। इसे वैश्वीकरण के तहत हम देख सकते हैं कि हमारे देश की कंपनियां विदेशों में गई हैं। हमारे देश से बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं। उदारीकरण में निजी क्षेत्र के प्रभाव को हम देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है, और हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र बहुत अच्छा योगदान कर रहा है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से जुड़ गई थी, और एफडीआई विदेशी निवेश 2022-23 में 71 अरब डॉलर का हुआ है भारत में। व्यापार घाटा में कमी हुई है और निर्यात में वृद्धि भी हुई है। तो नेक्स्ट है नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृति। इनोवेशन एंड स्टार्टअप आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में 2024 तक 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स खुल चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन ने उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, जो नए नए उद्योग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को बढ़ाया है। नवाचार, डिजिटल इंडिया, एआई क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक यह भी विशेषता है। तो इस प्रकार से ये 10 विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की है। और इसे, इन सभी विशेषताओं को हम गौर से जब समझेंगे तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझ और बढ़ेगी। अब जीडीपी में क्षेत्रों का योगदान को हम यहाँ देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर का योगदान लगभग 18% है जीडीपी में। वहीं निर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 28% है। और सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है जीडीपी में योगदान। यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। यह आंकड़ा है 2023-24 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।